भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसा भी शासक हुआ है जिसने भरे दरबार में अपने चहेते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी अपने चेहरे पर किसी प्रकार के कोई दुख के भाव नहीं आने दिए और न ही उसकी आंखों से एक आंसू भी बहा। सल्तनत काल का ऐसा शासक जिसने बर्बर मंगोलों को अपने शासन काल में भारत की सीमा के आसपास फटकने भी नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने उसी संस्था को समाप्त कर दिया जिसने उसे शासक बनाया था। हम आज बात कर रहे हैं मामलुक वंश के शासक बलबन के विषय में। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इलबारी तुर्क था। उसके पिता 10,000 परिवार के खान थे। खान उस समय कबीले के मुखिया को कहा जाता था। किशोरावस्था में ही बलबन को मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया और गजनी लाकर बसरा के एक दास व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन नामक व्यक्ति को बेच दिया। ख्वाजा उसे दिल्ली लाकर तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश को बेच देता है। बलबन की होशियारी और उसकी योग्यता को देखते हुए इल्तुतमिश ने उसे शिक्षित दीक्षित किया और तत्कालीन 40 गुलामों के दल में शामिल कर लिया। अपनी योग्यता से वह सुल्तान रजिया के समय अमीर शिकार पद पर पहुंच गया। रजिया को सुल्तान पद से हटाने वाले दल में उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जिससे नव निर्मित सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी की जागीर दी और आगे चलकर उसे हिसार का जिला भी सौंप दिया। 1246 में बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया और मंगोलों को बेबस होकर उच्च का घेरा उठाना पड़ा। उससे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। इसी वर्ष ने नासिरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर नवीन सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया और स्वयं सुल्तान का मुख्य परामर्शदाता बन गया। बलबन को 1249 में उलुग खां की उपाधि से नवाजा गया और उसे नायबे मुमालिक नियुक्त किया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वह शासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। इसी के चलते बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर उसे अपना दामाद बना लिया। बलबन को इस पद पर नियुक्त होने के पश्चात भी वजीर का पद प्राप्त नहीं हो सका। नासिरुद्दीन महमूद ने अबू बकर को अपना वजीर बनाया, लेकिन कालांतर में अबू बकर भी बलबन का सहयोगी बन गया। बलबन ने शासन के सभी महत्वपूर्ण पद अपने सगे संबंधियों में बांट दिए। 1253 में भारतीय मुसलमानों के दल के नेता इमामुद्दीन रिहान बलबन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से नासिरुद्दीन महमूद को उसका समर्थन प्राप्त था। एक वर्ष तक बलबन एक साधारण सूबेदार बनकर रहा। एक वर्ष के पश्चात बलबन ने तुर्की अमीरों के साथ मिलकर एक सेना गठित की और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। जब ये सूचना सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को मिली तो उसने भयभीत होकर अपने वजीर इमामुद्दीन रिहान को पद से हटा दिया और पुनः बलबन को नायब बना दिया। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके कोई पुत्र नहीं था तो बलबन ने उसकी मृत्यु पर अपने आप को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर
दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठ गया। बलबन ने नायब के तौर पर जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी, आगे चलकर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलबन ने दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्रोहियों और डाकुओं का दमन किया और वहां पर मजबूत दुर्गों चौकियों का निर्माण किया और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित किया। बंगाल के विद्रोही सूबेदार तुगरील खां का बर्बरतापूर्ण उसने दमन किया एवं विद्रोहियों को कठोरतम दंड दिया ताकि आने वाले समय में कोई उसके विरुद्ध विद्रोह न कर सके। और ऐसा ही हुआ। उसके दमन और बर्बरता की ऐसी आतंक की व्यवस्था फैल गई थी कि कोई भी उसके विरुद्ध विद्रोह करने के नाम से ही डरता था। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध पश्चिमी सीमा पर दुर्गों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी एवं उस क्षेत्र में योग्य सूबेदारों की नियुक्ति की। मंगोल से संघर्ष के दौरान ही उसके सबसे प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो गई। वह उसकी मृत्यु से इतना दुखी और वियोग से भर गया कि उसके अगले ही वर्ष 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो गई। बलबन के कार्यों की अगर हम चर्चा करें या प्रशासनिक सुधारों की बात करें या राजस्व व्यवस्था की बात करें तो हम पाते हैं कि बलबन ने गुप्तचर विभाग का पुनः गठन किया तथा उस समय और धन व्यय कर एक योग्य गुप्त संवाददाता प्रत्येक विभाग, प्रांत और जिलों में नियुक्त की, जिससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने सेना का भी पुनर्गठन किया और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। बलबन ने सैनिकों को दिए जाने वाले गांव से राजस्व वसूल करने का अधिकार पुनः वापस ले लिया और सैनिकों व जागीरदारों को नकद वेतन देने की परंपरा को शुरू किया। बलबन के कार्यकाल में सेना मंत्री दीवान आरिज का पद इमामुद्दीन मुल्क को दिया गया, जिसने एक केंद्रीकृत सेना का गठन किया। बलबन ने 40 समूह का नाश किया और उसके सदस्यों को साधारण अपराध के लिए भी बर्बर दंड दिया। बलबन ने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु लौ और रक्त की नीति को अपनाया। उसने शक्तिशाली तुर्की अमीरों के विरुद्ध कठोरतम व्यवहार किया एवं उसे किसी भी प्रकार से विद्रोह असंतोष किए जाने पर उसका रक्त बहाया। इसी को बलबन की लौ रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। बलबन का राजस्व सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बलबन से पूर्व दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगी थी, अतः उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए फारस के इस्लामिक राजस्व के राजनीतिक सिद्धांतों और परंपरा को आधार बनाकर अपने शासन को संगठित किया। इतिहासकार मिनहाजुल सिराज के अनुसार ये घोषित किया कि शासक की शक्तियां सर्वोपरि होती है और निर्विवादित होनी चाहिए। बलबन द्वारा लिखी गई बसाया यानी वसीयतों से अपने आप को उसने अफराशिया वंश से संबंधित बताया तथा दरबार में केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही नियुक्त किया तथा सभी की कुलों की जांच की। बलबन ने फारसी परंपराओं के अनुसार दरबार में सिजदा और पायबोसा जैसी प्रथाओं को प्रारंभ किया। उसने दरबार में हंसी मजाक व व्यर्थ की चर्चा पर भी रोक लगा दी।
साथ ही अपनी सामाजिक सभाओं में भी नृत्य, संगीत व मदिरापान जैसी प्रणाली को भी पूर्णतः से समाप्त कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बलबन कभी भी सार्वजनिक रूप से साधारण वस्त्रों में उपस्थित नहीं होता था। किसी ने उसे साधारण वस्त्रों में कभी नहीं देखा। वो बिना शाही पोशाक, मोजे और शाही मुकुट के बिना दिखाई नहीं देता था। बलबन के राजस्व सिद्धांत के अनुसार राजा द्वारा शासन करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिसे ईश्वर ने विशेष तौर पर चुना है, वही राजा बन सकता है। राजा का हृदय ईश्वर की कृति को प्रतिबिंबित करता है। राजा को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उसका अनुसरण उसकी आम जनता भी करे और उसी से वो प्रेरणा ले। इस प्रकार बलबन ने स्वयं को आम दरबारियों से पृथक ऐसे सुल्तान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो सर्वोच्च, निरंकुश और कुलीन हो। बलबन का पूरा जीवन चरित्र एक ऐसे शासक के रूप में है जिसके दिमाग में हमेशा यही विचार रहता था कि कोई भी उसे नीचे कुल का ना समझे, गुलाम ना समझे और शासक की प्रतिष्ठा सदैव उच्च रहे। कहा जाता है कि बलबन ने अपने शासन व्यवस्था में तुर्की अमीरों के बीच ऐसा आतंक व्याप्त कर दिया था कि उसकी मृत्यु के काफी समय बाद भी दरबारी अमीर जो उसके काल में रहे थे, वह कभी अपनी नजरें ऊपर कर कर नहीं चले। बलबन से संबंधित ये तथ्य आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने छात्र मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।